स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा राज्य के स्वरूप संबंधी उदारवादी दृष्टिकोण की विशेषताएं एवं आलोचना। कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ लिबरल अप्रोच रिलेटेड टू नेचर ऑफ स्टेट। यानी कि हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे कि जो एक उदारवादी दृष्टिकोण है उसकी क्या-क्या विशेषताएं हो सकती हैं और किस आधार पर उसकी आलोचना की जा सकती है। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। उदारवाद का क्या अर्थ है? सबसे पहले हमें उदारवाद के अर्थ का पता होना चाहिए, यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। तो हम कह सकते हैं बच्चों कि उदारवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता के समर्थन में एक राजनीतिक दर्शन है। यानी कि जो मनुष्य है उसकी स्वतंत्रता और गरिमा की रक्षा करना उदारवाद का बहुत प्राचीन समय से ही या प्रारंभ से ही एक उद्देश्य रहा है या ध्येय रहा है। उदारवाद का चाहे हम पुराना रूप देखते हैं या नया रूप देखते हैं, दोनों ही रूपों में मनुष्य की स्वतंत्रता, उसकी गरिमा की रक्षा करना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया है। साथ ही साथ एक व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में भी हमेशा इन्होंने बात की है। इस प्रकार से हम कहेंगे कि जो उदारवाद है वो जीवन के व्यक्ति के जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो दमन है यानी कि जो शोषण है उसका विरोध करता है। फिर चाहे वो दमन या शोषण उसके नैतिक क्षेत्र में हो या उसके व्यक्ति के जीवन के सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हो या उसके धार्मिक आधार पर हो या आर्थिक और राजनीतिक आधार पर। यानी कि जो उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता को फुल सपोर्ट करता है, उसे सर्वोपरि मानता है और प्रत्येक क्षेत्र में दमन का, शोषण का विरोध करता है। और शुरू से ही इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता पर फोकस किया है, यानी कि जो एक लिबर्टी जिसे हम कहेंगे या फ्रीडम हम कह सकते हैं, वो इसने बहुत ही महत्वपूर्ण मानी है। इसके साथ ही अगर हम वर्तमान विश्व में भी देखते हैं तो बहुत ही इम्पोर्टेंट यानी एक प्रतिष्ठित धारणा है। और पूरे इतिहास में बहुत सारे ऐसे दार्शनिक हुए हैं, राजनीतिक चिंतन हुए हैं, जिसने की जो एक उदारवाद है यानी जो लिबरलिज्म है उस चीज को बहुत ही महत्व भी दिया है, मान दिया है और इस क्षेत्र में बहुत विशेष रूप से काम भी किया है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उदारवाद का शाब्दिक अर्थ क्या है। यानी जो उदारवाद है, जो लिबरलिज्म हम पढ़ते हैं, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो हम कहेंगे बच्चों कि जो उदारवाद है उसे हम इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में हम क्या कहते हैं, उसे हम लिबरलिज्म कहते हैं। और जो लिबरलिज्म शब्द है, जो एक वर्ड है, वो लैटिन भाषा के लिबर से बना है। और जो लिबर है, जो लैटिन भाषा का एक शब्द है लिबर, उस लिबर को जो शाब्दिक अर्थ है बच्चों वो क्या होता है, स्वतंत्रता या आजादी होता है। यानी कि बिल्कुल स्पष्ट है, सीधा सा इसका अर्थ है कि जो लिबरलिज्म है वो लैटिन भाषा के लिबर से बना है और इस लिबर का अर्थ होता है स्वतंत्रता या आजादी। और जो लिबर्टी है वो भी लिबर से बना है। तो हम कह सकते हैं कि जो उदारवाद है वो स्वतंत्रता के विचार का समर्थन करता है। यानी एक व्यक्ति के प्रत्येक कार्य में स्वतंत्रता की बात करते हैं, उस पर प्रतिबंधों का अभाव मानते हैं, बंधनों का अभाव होना चाहिए। और हर क्षेत्र में, चाहे वो उसका धार्मिक क्षेत्र है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है या राजनीतिक क्षेत्र है, प्रत्येक क्षेत्र में एक व्यक्ति है उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता को दिलाया जाना या उसको स्वतंत्रता प्राप्त होना, यही उदारवाद का अर्थ है। अब हम जानते हैं कि परंपरागत उदारवाद क्या है और आधुनिक उदारवाद क्या है। यानी कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल लिबरलिज्म एंड मॉडर्न लिबरलिज्म। दो चीज हैं। जब शुरुआती दौर में उदारवाद आया तो उसका परंपरागत रूप था और कई बार क्या होता है, इसको हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं। तो हम कहेंगे जो उदारवादी विचारधारा है वो किसी एक विचारक की यानी किसी एक चिंतक की कोई देन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सारे विचारकों का, चिंतकों का योगदान रहा है। चाहे वो प्राचीन समय यानी जो ट्रेडिशन है उस समय से जुड़े हुए हैं या फिर वो आधुनिक समय से जुड़े हुए हैं। और टाइम टू टाइम यानी कि समय के साथ साथ जो उदारवादी विचारधारा है उसमें हमेशा ही चेंजेस भी आए हैं। यानी ट्रेडिशन टाइम पे यानी जो ट्रेडिशन मेथड की बात हम करते हैं, ट्रेडिशनल जो हमारा लिबरलिज्म है उसकी बात करते हैं उस समय में, और जो आधुनिक समय में यानी जो मॉडर्न लिबरलिज्म है उसमें हमें चेंजेस भी मिलते हैं, वो एक नेचुरल प्रोसेस है। तो इन्हीं दोनों आधारों पर उदारवाद के दो रूप माने जाते हैं। एक को हम परंपरागत बोलते हैं और दूसरे को हम आधुनिक उदारवाद मानते हैं। तो चलिए जानते हैं पहले कि जो परंपरागत उदारवाद है
इसको हम नकारात्मक उदारवाद भी कहते हैं, शास्त्रीय उदारवाद भी कहते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल लिबरलिज्म भी बोलते हैं, या कई बार नेगेटिव लिबरलिज्म भी बोलते हैं, और कई बार इसको हम क्लासिकल लिबरलिज्म भी बोलते हैं। लेकिन जो तीनों का अर्थ एक ही होगा। वो अर्थ क्या है वो हम समझते हैं। परंपरागत उदारवाद का जो विकास माना जाता है, यानी कि इसकी जो शुरुआत मानी जाती है, वो बच्चों 16वीं से 18वीं शताब्दी के बीच में मानी जाती है। और जो इसका प्रारंभिक रूप था, यानी कि जो हमारा उदारवाद का जो प्रारंभिक रूप था, उसका स्वरूप कैसा था? वो नेगेटिव था, यानी वो नकारात्मक था। तीसरी बात क्या आती है? जो परंपरागत उदारवाद है वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी जो बुद्धिमत्ता है, यानी जो उसकी विवेकशीलता है, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करता है, उस पर बहुत ज्यादा विशेष बल देता है। यानी परंपरागत उदारवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता को बहुत महत्व देता है। वो अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकता है, अपने डिसीजंस ले सकता है, और उसके पास इतनी बुद्धि है कि वो सही और गलत में अंतर कर सकता है, और उसके हिसाब से अपने निर्णय स्वयं कर सकता है। और यही क्या है? यही व्यक्तिवाद है। व्यक्तिवाद क्या होता है? जैसे हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि व्यक्तिवाद व्यक्ति की स्वतंत्रता पर अधिक बल देता है, वो व्यक्ति पर अधिक फोकस करता है, उसे सर्वोपरि मानता है, और उसे ही लक्ष्य मानता है, ना कि राज्य को। तो इस प्रकार से परंपरागत उदारवाद में व्यक्ति की स्वतंत्रता, उसकी विवेकशीलता और व्यक्तिवाद पर बहुत ही अधिक बल दिया गया है। व्यक्ति के ऊपर महत्वपूर्ण तो उसको मानता ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारा ट्रेडिशनल लिबरलिज्म है, यानी जो परंपरागत उदारवाद है, वो राज्य को एक आवश्यक बुराई भी मानता है, यानी वो राज्य को अच्छा नहीं मानता, और यही इसका नकारात्मक स्वरूप है। इसीलिए इसके स्वरूप को प्रारंभ में नकारात्मक यानी नेगेटिव माना गया, कि राज्य को ये अच्छा नहीं मानता है, राज्य को एक बाधक मानता है, राज्य को व्यक्ति के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने वाला मानता है, जिससे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास बाधित होता है, और उसको पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है। और इसको समर्थन करने वाले, यानी कि जो हमारा परंपरागत उदारवाद है, या हमारा जो नकारात्मक उदारवाद है, जो नेगेटिव लिबरलिज्म है, उसको सपोर्ट करने वाले कौन कौन से विचारक हुए हैं? जैसे कि जॉन लॉक, एडम स्मिथ, जेरमी बेंथम, इस तरह के कुछ ऐसे विचारक हुए जिन्होंने की परंपरागत उदारवाद को फुल सपोर्ट किया। अब हम देखते हैं कि आधुनिक उदारवाद, या इसको हम सकारात्मक उदारवाद के नाम से भी जानते हैं, इसका क्या अर्थ है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मॉडर्न लिबरलिज्म और पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो देखिए, सबसे पहले तो जो 19वीं शताब्दी आई, उसके मध्य में उत्तरार्ध में इसकी शुरुआत मानी जाती, जो वर्तमान तक चल रहा है। उसके बाद जैसे परंपरागत उदारवाद का स्वरूप कैसा था? नेगेटिव था, यानी नकारात्मक था। ठीक इसके विपरीत जो आधुनिक उदारवाद है, उसका स्वरूप कैसा है? सकारात्मक है। सकारात्मक स्वरूप क्या है वो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, कि जो व्यक्ति की स्वतंत्रता तो इम्पोर्टेंट है ही, यानी व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ ये कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कि व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। लेकिन सकारात्मक स्वरूप कैसे बन जाता है? कि व्यक्ति की स्वतंत्रता के साथ साथ ये राज्य को, यानी जो स्टेट है, उसको एक हितकारी संस्था मानते हैं, उसको एक सकारात्मक और कल्याणकारी संस्था मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि इनके अनुसार जो आधुनिक उदारवादी हुए हैं, इनके अनुसार जो आम जनता है, जो राज्य में रहने वाले व्यक्ति हैं, लोग हैं, उनके विकास के लिए, उनके हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए, या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए, या उनके लिए वेलफेयर पॉलिसीज बनाने के लिए राज्य एक बहुत ही पॉजिटिव, यानी एक सकारात्मक रूप से भूमिका निभाता है, और राज्य के द्वारा अनेकों कार्य किए जाते हैं। और यही क्या है? आधुनिक उदारवाद का सकारात्मक रूप है। अर्थात ये कहते हैं कि किसी भी समाज में, किसी भी राज्य में रहने वाले जो व्यक्ति हैं और जो राज्य है, वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि एक दूसरे के क्या है? पूरक हैं, या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दूसरे के ऊपर उनकी अंतर्निर्भरता है, और अंतर्निर्भरता होने के कारण वो एक दूसरे के सहयोगी बन जाते हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। आधुनिक उदारवाद या सकारात्मक उदारवाद को सपोर्ट करने वाले, उसको समर्थन देने वाले जो प्रमुख विचारक हुए, उसमें लास्की, टीएच ग्रीन, टीएच जीडीएच कोल, ये आदि प्रमुख रहे हैं। यानी कि इन्होंने बैलेंस कर दिया है व्यक्ति और स्टेट में, यानी व्यक्ति और राज्य के बीच में एक संतुलन ला दिया है, कि व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है, उसकी स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है, लेकिन साथ ही साथ सभी को स्वतंत्रता दिलाने के लिए, सभी के व्यक्तित्व का विकास करने के लिए,
राज्य का स्वरूप भी कल्याणकारी है, उसे हम एक आवश्यक बुराई कहकर उसकी आलोचना हम नहीं करेंगे, बल्कि उसके अच्छे रूप को, उसके पॉजिटिव एक जो उसका प्रोस्पेक्टिव रूप है, यानी कि जो उसका प्रोस्पेरस रूप है, उसका जो कल्याणकारी रूप है, उस चीज को वो स्वीकार करते हैं। अब हम देखते हैं बच्चों कि जो राज्य का स्वरूप है, यानी कि जो उदारवादी जो दृष्टिकोण है, उसकी क्या-क्या प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं, यानी जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं, हमारी फीचर्स कह सकते हैं। इसमें क्या है कि दोनों ही रूप, आपका परंपरागत रूप भी आएगा, आपका आधुनिक रूप भी आएगा। उन दोनों को मिक्स करके, उन दोनों को एक साथ मिलाकर राज्य संबंधी जो उदारवादी दृष्टिकोण है, उसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। वो डिस्कस करते हैं हम। सबसे पहला है मानवीय विवेक व बुद्धि में विश्वास। जितने भी उदारवादी हुए हैं, अगर हम दोनों को मिक्स भी करते हैं, तो उसके बाद भी जो रिजल्ट्स आते हैं, वो क्या कहते हैं? पहली विशेषता क्या बन जाती है कि जो उदारवाद है, उसका आधार मनुष्य के विवेक और बुद्धि में है। यानी कि वो फेथ करते हैं, किसमें फेथ करते हैं? फेथ इन ह्यूमन इंटेलिजेंसी। वो मनुष्य को एक बुद्धिमान व्यक्ति मानते हैं, विवेकशील मानते हैं, और इसके साथ वो कहते हैं कि भी हर काम वो अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने कौशल और योग्यता के अनुसार करता है। यानी व्यक्ति की उसमें इंटेलिजेंसी में वो फेथ करते हैं। दूसरी अगर हम विशेषता की बात करते हैं, तो वो मनुष्य की स्वतंत्रता को फुल सपोर्ट करते हैं, यानी मानव स्वतंत्रता का समर्थक, जिसे हम कह सकते हैं सपोर्टर ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। वो कहते हैं कि उदारवादियों के अनुसार क्या है कि जो स्वतंत्रता है वो मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। यानी कि आप उसको वो अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहा है, चाहे वो जीवन जीने का है, या वो उसकी संपत्ति का है, या फिर उसके अधिकारों का है। वो कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप उसको कहीं बाहर से मिल रही है, बल्कि वो उसको बाय बर्थ, यानी जन्म से उसको प्राप्त वो अधिकार है, जिसके द्वारा कि वो अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का विकास करता है। तो इस प्रकार से किसी भी तरह का जो बाहरी, यानी कि जो उसके एनवायरनमेंट में जो एक पावर है, जिसको हम सत्ता कह सकते हैं, शासन कह सकते हैं, उसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो उसको कंट्रोल करे। यानी मनुष्य की स्वतंत्रता का पूर्ण समर्थन करते हैं हर क्षेत्र में, चाहे वो सामाजिक है, चाहे वो राजनीतिक है, या वो धार्मिक है, या उसका कोई और आधार है। ये हुई दूसरी विशेषता। यदि हम तीसरी विशेषता की बात करें, तो स्टूडेंट्स हम कहेंगे जो मनुष्य है उसके प्राकृतिक अधिकारों का भी समर्थन करते हैं। सपोर्टर ऑफ नेचुरल राइट्स ऑफ मेन। यानी एक मनुष्य जो होता है, जब वो प्रकृति में आता है, तो प्रकृति में जब वो जन्म लेता है, तो जन्म के साथ ही वो कई तरह के जो नेचुरल राइट्स होते हैं, उसको लेकर आता है, जो उसको जन्म से ही प्राप्त होते हैं। इसमें इन उदारवादियों ने बेसिकली तीन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया है। जीवन जीने का अधिकार, जीवन प्राप्त करने के बाद उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार। यानी वो ये तीन वो अधिकार हैं जिसको किसी भी हालत में कोई भी नहीं छीन सकता है, चाहे कोई राज्य है, या राज्य में रहने वाला कोई अन्य व्यक्ति है। ये अधिकार किसी भी हालत में व्यक्ति से नहीं छीने जा सकते, और इन तीनों अधिकारों को इन्होंने किस चीज का नाम दिया है? नेचुरल राइट्स, यानी कि जो प्राकृतिक अधिकार हैं, जो प्रकृति से उन्हें उपहार के रूप में एज अ गिफ्ट उन्हें प्राप्त हुए हैं, और गिफ्ट पर उसका, उस व्यक्ति का पूर्ण अधिकार है, वो उसको कैसे प्रयोग में ला रहा है। यदि हम एक और विशेषता की बात करें, तो हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता में विश्वास, यानी कि बिलीफ इन सेक्युलरिज्म। क्या होता है? पहले हमें इसका अर्थ पता होना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता है क्या? तो हम कहेंगे धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि हर व्यक्ति, चाहे उसका कोई भी धर्म है, किसी भी धर्म को वो मानता है, राज्य किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, यानी कि उसकी स्वतंत्रता में धर्म बाधा उत्पन्न नहीं होगी, किसी भी धर्म को मान सकता है, धार्मिक मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा, और राज्य का भी अपना कोई धर्म नहीं होगा, और राज्य किसी एक धर्म को अपनाकर किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी हालत में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। इस प्रकार से जो उदारवादी राज्य है, वो धर्म निरपेक्षता, यानी कि धर्म के मामले में निरपेक्ष होना, इस चीज को वो पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। यदि हम कुछ और विशेषताओं की बात करें, तो हम कह सकते हैं जो उदारवादी राज्य है, उसकी एक और विशेषता है कि जो राज्य है वो साधन है, मनुष्य साध्य है। यानी कि साध्य क्या होता है? लक्ष्य। कि मनुष्य अधिक महत्वपूर्ण है, यानी कि मनुष्य क्या है? एक लक्ष्य है, साध्य है,
और राज्य क्या है? राज्य उन सुविधाएं जुटाता है या वो साधन उसे प्रोवाइड कराता है जिससे कि व्यक्ति के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है या उसकी जो जरूरतें हैं, उसकी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। इस प्रकार से हम कहेंगे उदारवादी जितने भी विचारक हुए, चाहे वो ट्रेडिशनल हैं या फिर वो आपके मॉडर्न हैं, उन सब में ये माना है कि जो व्यक्ति है वो केंद्र बिंदु है और उनके अनुसार सभी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं वो व्यक्ति के विकास के लिए बनी है। यानी कि जो राज्य है, जो स्टेट है, वो एक मतलब मनुष्य के द्वारा एक आर्टिफिशियल चीज है, जिसकी स्थापना यानी जिसका जो एक विकास हुआ है या जिसकी जो स्थापना की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? व्यक्ति का कल्याण करना, व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूरा करना, व्यक्ति की सुरक्षा करना और व्यक्ति को स्वतंत्रता देना। और क्या विशेषता हो सकती है? लोकतंत्र का समर्थन, सपोर्ट ऑफ डेमोक्रेसी। उदारवादियों ने क्या माना है कि जो डेमोक्रेसी वो बेस्ट है, यानी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। उनका कहना है कि जो जनता है वो स्वयं अपने शासकों को चुनती है, अपनी सरकार का निर्माण करती है और जो शासक है वो उनके हित में काम करते हैं और जनता अपने जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है वो उनके हित में पॉलिसीज बनाते हैं और उसकी स्वतंत्रता भी वहीं पर सुरक्षित रह सकती है। यानी कि लोकतंत्र को वो पूर्ण रूप से समर्थन देते हैं। इसके साथ ही उदारवादी जो है वो लोकतंत्र की जो विभिन्न संस्थाएं हैं यानी इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे फिर आपकी वो पार्लियामेंट है, चाहे आपकी कार्यपालिका है, आपकी न्यायपालिका है, आपकी विधायिका है, इन सब में भी वो पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। चाहे फिर आपका वयस्क मताधिकार है या आपको जो प्रेस की स्वतंत्रता है या आपके विचारों की आत्माभिव्यक्ति है, आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, उन सब चीजों को भी ये समर्थन करते हैं क्योंकि ये सारी चीजें हमें कहाँ देखने को मिलती हैं बच्चों? ये सारी चीजें बेटा हमें लोकतंत्र में देखने को मिलती है। यानी कि लोकतंत्र का भी पूर्ण रूप से समर्थन इनके द्वारा किया गया है। और कुछ विशेषताएं क्या हो सकती हैं? राज्य एक कृत्रिम संस्था है, यानी कि स्टेट इज एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन। उदारवादी क्या मानते हैं कि जो राज्य की स्थापना की गई है वो मनुष्यों के द्वारा ही की गई है। दूसरी बात ये कहते हैं कि किसी ईश्वर ने राज्य को नहीं बनाया है, यानी कि डिवाइन थ्योरी में ये बिलीव नहीं करते हैं। ये क्या कहते हैं कि जो मनुष्य है उन्होंने अपने कल्याण के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, अपने समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए, इन सब चीजों की इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए राज्य का निर्माण किया है। यदि राज्य कुछ गलत भी करता है तो उसमें वो चेंज भी कर सकते हैं। यानी कि जो राज्य है वो व्यक्तियों ने अपनी सुरक्षा के लिए, अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए बनाया है, ना कि वो कोई डिवाइन या फिर कोई और चीज कहीं से आया है। और क्या विशेषताएं हो सकती हैं? अंतरराष्ट्रीय तथा विश्व शांति में विश्वास, यानी कि फेथ इन इंटरनेशनल एंड वर्ल्ड पीस। क्या होता है कि एक तो होता है राष्ट्रीय स्तर, एक होता है अंतरराष्ट्रीय जिसे हम इंटरनेशनल बोलते हैं। इंटरनेशनल क्या होता है कि जो उदारवाद है वो सिर्फ पीस चाहता है, लेकिन वो उस पीस को सिर्फ अपने देश में नहीं चाहता बल्कि वो अन्य देशों के साथ भी अच्छे संबंध चाहता है, अन्य देशों में भी सुरक्षा चाहता है, विश्वास चाहता है, प्रेम चाहता है, भाईचारे की भावना चाहता है। और अगर मैं ये बात करती हूँ कि जियो और जीने दो, यानी कि उदारवाद लिव एंड लेट लिव, यानी कि आप स्वयं भी जियो और दूसरों को भी जीने के अवसर दो। आप अपना जीवन अच्छा बनाओ और दूसरे के जीवन को भी अच्छा बनाओ। इस थ्योरी में, इस सिद्धांत में विश्वास करते हैं। उनके अनुसार क्या होता है, कोई भी देश, चाहे वो छोटा है चाहे वो बड़ा है, या वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत है या कमजोर है, यानी कि वो विकासशील हो सकता है, विकसित हो सकता है, लेकिन हर देश को क्या है, अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए हर देश के पास अपने अधिकार हैं। यानी कि जो एक इंटरनेशनल जो लॉ बनाए जाते हैं, ठीक है, सभी देशों के लिए, चाहे कोई अमीर देश है, छोटा है, गरीब है, क्योंकि सभी देश एक जैसे नहीं है। कोई जनसंख्या की दृष्टि से मजबूत है, कोई सैन्य शक्ति से, कोई उद्योग के क्षेत्र से, ठीक है। या अगर हम कहते हैं कि भाई एशिया अफ्रीका के जो देश हैं वो विकासशील देश हैं अधिकतर, या हम कहते हैं जो पश्चिमी राष्ट्र हैं वो अमीर देश हैं, विकसित देश हैं, तो वो कहते हैं कि हमें सभी के साथ एक समान व्यवहार करना है, सभी को समान अवसर देने हैं, सभी की सुरक्षा करनी है और इसके लिए बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए हैं। उन अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन सभी देशों के द्वारा किया जा सके ताकि विश्व में क्या स्थापित हो, शांति की स्थापना हो सके।
अगर हम एक दो और विशेषताओं की बात करें प्यारे बच्चों, तो हम कहेंगे कि जो संवैधानिक सरकार है उसमें भी ये विश्वास करते हैं। उदारवाद जो निरंकुश शासन है, क्योंकि जो उदारवाद की हम इसके परंपरागत रूप के ऊपर ध्यान देते हैं तो उसकी शुरुआत ही तब हुई थी जब निरंकुश राजा थे। उन निरंकुश राजाओं के विरोध में जॉन लॉक ने समर्थन किया था कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए। तो ये निरंकुश शासन का विरोध करते हैं, उसका जो शोषण होता है उसको ये मतलब बिल्कुल पसंद नहीं करते। और कहीं ना कहीं जो संवैधानिक सरकार है, संविधान के अनुसार चलने वाली, कानून के अनुसार चलने वाली या सीमित सरकार है, उसको ये समर्थन करते हैं। क्योंकि इनके अनुसार जो सरकार है, अगर उसको बहुत ज्यादा असीमित शक्तियां दे दी जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करती है, और जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए सही नहीं है। तो संवैधानिक सरकार में भी ये विश्वास करते हैं। एक और विशेषता हो सकती है समानता में विश्वास, यानी कि बिलीफ इन इक्वलिटी। उदारवादी क्या होते हैं, स्वतंत्रता को तो महत्वपूर्ण स्थान देते ही हैं, लेकिन साथ ही समानता में भी विश्वास करते हैं। ये कहते हैं कि हर चीज इक्वल है, यानी कि स्वतंत्रता और जो समानता है वो दोनों एक दूसरे के साथ चलती हैं, एक दूसरे के परस्पर वो सहयोगी हैं, पूरक हैं, एक दूसरे के विरोधी नहीं है। क्योंकि यदि हम समानता के साथ चलेंगे तो हर मनुष्य की उन्नति होगी और उसको प्रोग्रेस के लिए अधिक अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, चाहे फिर वो देश है या वो व्यक्ति है। तो ये समानता में भी ये विश्वास करते हैं। यदि हम बात करते हैं कि क्या जो राज्य का उदारवादी सिद्धांत है या जो एक दृष्टिकोण है, क्या उसकी आलोचना की गई है, तो हम बात करेंगे कि कुछ विद्वानों के द्वारा, कुछ आलोचकों के द्वारा उनकी आलोचना भी की गई है। कैसे की गई है? सबसे पहले आलोचना में उनको कहा गया है कि जो राज्य है वो एक आवश्यक बुराई नहीं है। यानी कि जो उदारवादी ये मानते हैं कि भाई राज्य को एक आवश्यक बुराई, तो वो कहते हैं राज्य आवश्यक बुराई नहीं है। ठीक है, आज के दिन बहुत सारी हम ऐसे स्टेट्स देखते हैं, यानी कि ऐसे राज्य देखते हैं जो जनहित में बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो राज्य को एक आवश्यक बुराई नहीं माना जा सकता है, क्योंकि राज्य की उत्पत्ति जो हुई है वो मनुष्यों की भलाई के लिए, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही की गई है। दूसरी आलोचना क्या हो सकती है कि जो मनुष्य है केवल वो प्राकृतिक रूप से स्वार्थी नहीं है। यानी जो उदारवाद है वो मनुष्य का जो नेचर है, यानी कि जो ह्यूमन नेचर है, उसको गलत रूप से चित्रित करते हैं, उसे वो स्वार्थी भी समझते हैं। और वो जो चीज है वो हमें स्पष्ट रूप से, यानी कि 100% हमें देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। और सामाजिक प्राणी क्या होता है, जो एक दूसरे पर डिपेंड होता है। और अकेला रहकर, अलग थलग कहीं पर भी रहकर वो अपना विकास नहीं कर सकता है, ना ही कोई देश कर सकता है, ना ही कोई व्यक्ति कर सकता है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जा सकती है। तीसरी आलोचना किस आधार पर की गई है कि जो मनुष्य है वो अपनी भलाई नहीं जानता। यानी कि ये कहते हैं कि हर मनुष्य बहुत बुद्धिमान है, वो बहुत विवेकशील है, बहुत ही ज्ञानी है, उसके डिसीजंस हमेशा सही होंगे। लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी है जो मनुष्य है, उसके अंदर स्वार्थ भी होता है, वो सिर्फ अपना सोचता है। और दूसरा, हर मनुष्य एक जैसा बुद्धिमान विवेकशील नहीं होता है। उसे अपने बारे में सही और गलत के बीच में निर्णय वो नहीं कर सकता हमेशा। उसके लिए स्टेट को आगे आना ही होता है। यानी कि राज्य को जनहित में जो काम करता है, या हम कहें बुराई पर अंकुश लगाना, दुराचार पर अंकुश लगाना, या जो वीकर सेक्शन है उसको प्रोटेक्ट करना, या शक्तिशाली पर अंकुश लगाना, इस तरह के जो काम है वो एक व्यक्ति नहीं कर सकता, बल्कि उसके लिए राज्य ही महत्वपूर्ण है। अगर हम एक और आलोचना की बात करें तो राज्य क्या है, स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता। उदारवादी हमेशा ये कहते हैं कि राज्य का जो सीमित क्षेत्र होना चाहिए, और अगर राज्य को अधिक शक्तियां दी जाएंगी तो वो उसकी स्वतंत्रता को खत्म कर देगा, यानी कि मनुष्यों की, यानी जो उस समाज में रहने वाले व्यक्तियों की। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि समाज में संतुलन लाने के लिए, या सभी व्यक्तियों के जो राइट्स हैं, जो उनके अधिकार हैं, उसको सुरक्षा देने के लिए राज्य के द्वारा बहुत सारे ऐसे कानून बनाए जाते हैं, यानी कि ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है, एक वातावरण की स्थापना की जाती है, जिससे कि प्रत्येक व्यक्ति क्या फील करे कि हम सब सुरक्षित हैं। और ये जो सुरक्षा प्रदान की जा रही है, ये राज्य के कानूनों के द्वारा ही हमें मिल रही है। तो इस आधार पर भी आलोचना की जाती है कि राज्य हमेशा स्वतंत्रता को नष्ट नहीं करता, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा भी वो करता है। एक और आधार पर आलोचना की जाती है कि जो आर्थिक क्षेत्र है, यानी कि जो आपका अर्थव्यवस्था है, उसमें खुली प्रतियोगिता दुर्बल व्यक्तियों के लिए आवश्यक नहीं। उदारवादी क्या है, आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्रता चाहते हैं, यानी कि वो ओपन कंपटीशन चाहते हैं।
लेकिन कई बार क्या होता है कि इस स्थिति से अत्यधिक पूंजीवाद को बढ़ावा मिलने से कहीं न कहीं जो लेबर क्लास है, जो मिडल क्लास है, उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाता है और उसकी जो इकोनॉमिक जो कंडीशन है, उसकी जो आर्थिक स्थिति है, वो सही नहीं होती और कहीं न कहीं उनको मतलब क्या होता है कि उनका शोषण भी किया जाता है। तो अगर हम इस चीज़ को कंक्लूड करते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे कि निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि उदारवादियों में कुछ कमियाँ हैं। लेकिन फिर भी छोटी-मोटी कमियाँ होने के बावजूद भी इस बात को बिल्कुल भी नहीं नकारा जा सकता कि जो उदारवाद है, यानी कि जो आज का जो सकारात्मक उदारवाद है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि वो समाजवाद को लेकर, वो लोकतंत्र को लेकर साथ चल रहा है, व्यक्ति की स्वतंत्रता भी उसमें है, राज्य का कल्याणकारी स्वरूप भी उसमें जोड़ दिया है। साथ ही साथ वो धर्मनिरपेक्षता की बात भी करता है, विश्व में शांति की बात भी करता है और स्वतंत्रता और समानता को एक दूसरे का पूरक भी मानता है। और इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आज 20वीं शताब्दी में 21वीं शताब्दी में यद्यपि उसका पतन भी हो रहा है उदारवाद का, लेकिन फिर भी हर लिहाज से, हर क्षेत्र में, चाहे वो लोकतंत्र है, चाहे वो समाजवाद है या वो कोई भी क्षेत्र है, उसमें आज भी उदारवाद की जो विचारधारा है, व्यक्ति और राज्य के बीच जो संतुलन की एक बैलेंस की रखने की जो एक सोच है, विचारधारा है, वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस तरीके से हम कहेंगे कि जो राज्य संबंधी उदारवादी जो एक विचार है, दृष्टिकोण है, वो आज भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास में हमने बच्चों यही समझा है कि उदारवाद का हमने परंपरागत रूप समझा, हमने सकारात्मक रूप समझा, साथ ही परंपरागत और उसके साथ हमने इसकी विशेषताओं को समझा और आलोचनाओं को समझा। थैंक यू स्टूडेंट्स।